हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 8 के हाइलाइट्स को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे, जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। जब हम इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे ना, विजन आईएएस का जो 110 पेजेस की समरी निकली है, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इस साल आया हुआ है। देखो, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर छोटा मोटा सिलेबस का आस्पेक्ट जानते हो ना, जीएस पेपर 3 के हिसाब से, 2 के हिसाब से एंड इवन जीएस पेपर 4 के हिसाब से, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जीएस पेपर 3 के अंदर, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन लगातार बनता ही रहता है। ठीक है, लेकिन इस साल इकोनॉमिक सर्वे एक स्टेप बियॉन्ड गया है, जिसने हाईलाइट इस बात को करा है कि अब हम ना प्लान बना रहे हैं, हमारे देश की सरकार प्लान बना रही है, हम ना अब फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन को आए हुए ना दोस्तों, काफ़ी साल हो चुके हैं। बात समझने की कोशिश करो, ग्रीन रेवोल्यूशन को आए हुए हमारे देश में काफ़ी साल हो चुके हैं। उसकी वजह से हमारा सबसे पहला मकसद था बफर स्टॉक को मेंटेन करना। पीएलए 40 प्रोग्राम के अंतर्गत हमें अमेरिका से अनाज उस ज़माने में प्रक्योर करने पड़ते थे, और अमेरिका बहुत घटिया क्वालिटी के अनाज हमारे देश में पहुंचवाता था, जिसकी कभी कभार रोटियां भी काली बनती थी। ये सब बातें हम लोग फाउंडेशन कोर्स में कर चुके हैं, है ना, आप लोगों को याद भी होगा। बफर स्टॉक का ये मतलब होता है कि आने वाले कुछ एक डिकेड या फिर 2 डिकेड के अंदर अंदर इतना पैसा इतना जो अनाज है वो हमारे देश में होना चाहिए कि अगर कल को कुछ आपदा आ जाए, कोई महामारी आ जाए कोविड-19 जैसी, तब भी हमारे देश के पास इनफ क्वांटिटी का अनाज अवेलेबल हो देश की जनता को खिलाने के लिए। क्राइसिस के टाइम पर हमारी फूड शॉर्टेज ना पड़े, फूड क्राइसिस ना आए, अगर कोई आपदा आ जाती है खुदा ना खास्ता। तो बफर स्टॉक को अब हमने मेंटेन कर लिया है। लेकिन देश में बफर स्टॉक जब मेंटेन है, अनाज पड़ा रहता है गोडाउन में, कभी कभार खबरें आती हैं कि अनाज पड़ा पड़ा सड़ गया, वेजिटेबल्स रॉट हो गए, वो गाय भैंसों को खिलाने पड़े, सड़कों पे फेंकने पड़े, इतना सारा दूध बर्बाद होता है। तो अब हमारा देश एक स्टेप बियॉन्ड जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी तो भाई साहब अटेन कर लिए, बल्कि इतनी कर लिए कि कुछ कुछ अनाज जो फल सब्जियां और दूध वगैरह है, ये रोड पे फेंकना पड़ता है, गाय भैंसों को खिलाना पड़ता है सब्जियां वगैरह वो करके। लेकिन हमारा एक मकसद अधूरा चल रहा है, वो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। खाना अवेलेबल है लेकिन न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है अभी तक। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये करी जा रही है, या पहली बार ऐसा कोई मुद्दा आ रहा है हमारे देश के अंदर, या इकोनॉमिक सर्वे पहली बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। देखो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ना विद इन द अम्ब्रेला ऑफ सर्टेन स्कीम हुआ करती थी, लेकिन इस बारी ना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को पूरे एक मैक्रो लेवल पर जाकर अम्ब्रेला पार्ट बनाकर देश में एक हायर लेवल पर कवर करने की कोशिश करी गई है। जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की मैं बात बता रहा हूं ना आपको, जो माइक्रो लेवल पर कवर होती थी, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत कवर होती थी ये। आपको पता है ना, उधर जो बच्चों को खाना वगैरह दिया जाता है, और जो जैसे दूध की बात ही कर लो, जो बच्चों को टेट्रा पैक दिए जाते हैं दूध अगर मिल रहा है तो स्पेशल तरीके से बॉइल्ड मिल्क होता है मयूर, वो है ना, जिसमें प्रोटीन वगैरह और एक्स्ट्रा होगा, है ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा पोषण मिले। लेकिन इस बारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज पूरे देश को टारगेट करते हुए मतलब बनाई जा रही है, उसका एक मकसद देखा जा रहा है। तो चलो देखते हैं, छोटा सा ये हाइलाइट्स का चैप्टर है, इजी है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बता रहा है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर, ये ओवर द पास्ट सेवरल ईयर जितना हम सोच रहे थे, इट हैज़ बीन मच मोर एक्सीलेंट। जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम लोग जीवीए की टर्म्स में बात करें एट बेसिक प्राइसेस, नेशनल इनकम वाला चैप्टर याद है सीबी सचदेव और नितिन सिंघानिया से, ग्रॉस वैल्यू एडेड,
बेसिकली क्या होता है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए देश में। क्या मैं सिंपल भाषा में शाइनी ऐसा बोल सकता हूं? यही बन जाएगा जीवीए, है ना। और ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली प्रोडक्शन मेथड होता है ना, अगर आप लोगों को याद है कि भूल गए हो बताओ। पिछले साल की कंपैरिजन में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना यानी कि जीवीए ज़्यादा निकलेगा। और उसके साथ साथ अगर इसी के अंदर इनकम के कंसेप्ट को जोड़ दो, तो वो चीज़, अगर वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो इनकम भी एक मॉडरेट लेवल पर होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो इनकम नहीं बढ़नी चाहिए ना। फिर इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल में रहे, तभी तो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। हमारे देश में आयरनी देखो क्या है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा आपको बताता रहता हूँ। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन? दूध की खपत सबसे ज़्यादा कौन से देश में होती है? इंडिया। और दुनिया में सबसे महंगा दूध कहाँ मिलता है? इंडिया के अंदर। सोच के देखो। यानी कि इसका एक साफ साफ इशारा ये है ना ठाकुराइन, के दूध बहुत ज्यादा बर्बाद होता है ना हमारे देश में। इसका मतलब ठाकुराइन क्योंकि बट ऑब्वियस ही बात है कि दूध भाई जिस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहां सबसे महंगा नहीं हो सकता। शाइनी, इसका मतलब सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ मिसमैच है ना पक्का हमारे देश में दूध को लेकर। नहीं, एक वैसे मैं वही कह रहा हूं कि सप्लाई चेन वही है, मतलब मैं हमारे देश की सप्लाई चेन की बात नहीं कर रहा। एक मिसमैच है ना, मिसमैच इन द सेंस, भैया दूध में तुम्हारे लोग सॉरी देश में लोग तुम्हारे बैठे हुए हैं जिनको दूध की जरूरत है, माल न्यूट्रिशन वाले। तुम बाहर देशों को क्यों पहुंचा रहे हो? और उसके बाद तुम ये कह रहे हो, मयूर देखना, बगलोली देखना, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अटेन करने की बात कर रहे हो। शायनी बहुत इररेलेवेंट सी डिबेट नहीं है ये। दूध देखो, सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अगर अटेन करनी है, इमेजिन करके देखो, अफोर्डेबल दूध बनाओ। और ठाकुराइन, देश में हर एक बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग घर का, मम्मी पापा, चाचा चाची, सारे लोग जितने फैमिली आपकी है, एक ग्लास वो सुबह ब्रेकफास्ट में दूध और एक ग्लास रात को सोने से पहले पिए। बहुत सारी जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो क्या कहते हैं उसको, पोषण नहीं मिल पा रहा शरीर को, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा देशवासियों को इस चीज से अच्छी खासी मात्रा के अंदर, विदाउट डूइंग एनी नौटंकी कि नॉनवेज खाना है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने चाहिए, वो खाने चाहिए। बेसिक नीड मीट हो जाएगी बॉडी की कि नहीं हो जाएगी? लेकिन दूध ना, लोग चाहकर भी, कई लोग दूध के बहुत दीवाने होते हैं, चाहकर भी नहीं प्राप्त कर पाते उसको। क्यों? बहुत महंगा है ना। और हर किसी की इतनी अफोर्डेबिलिटी पावर है क्या कि रोज कोई अगर पर्सन 3 लीटर दूध ला रहा है, जैसे मदर डेयरी का अगर आप 3 लीटर दूध लेकर आओ, प्रेजेंट अगर उसकी जो कॉस्ट अगर आप देखोगे ना, 66 रुपए की 1 लीटर की थैली है, 198 रुपीज का 3 लीटर पड़ता है। हर एक फैमिली हिंदुस्तान के अंदर, मुझे एक बात बता दो, शायनी अफोर्ड कर सकती है इस 198 रुपीज को? हर एक फैमिली, अगर आप पूरी आबादी की बात करो हमारे देश की। और इतना तो लग ही जाएगा ना शाइनी, चाय, और अगर प्रॉपर तरीके से एक गिलास में सबको देने की बात कर रहा हूँ, हर एक फैमिली के साइज को लेते हुए मैं 3 थैलियों की बात कर रहा हूँ 3 लीटर दूध की, इतना तो लग ही जाएगा ना, है ना। 5 लोगों की तो सबकी फैमिली होती है ना, 2 बच्चे हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, 6 की 5 की तो फैमिली होती है ना सबकी, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 3 लीटर तो चाहिए ही है। लेकिन हर कोई 198 रुपीज पर डे खर्च करना अफोर्ड कर सकता है क्या देश में, बताओ? और आयरनी, मतलब मजाक वाली बात यह है कि चलो भाई, हमारे देश में नहीं हो रहा होता तो तब तो चलो समझ में भी आता कि दूध इतना महंगा है। हमारे देश में, हमारे देश के पास टाइटल है दोस्तों, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और सबसे महंगा दूध भी यही है। ठीक है, ये चीज मैंने सिर्फ आपको दूध के कंटेक्स्ट में बताई है। ठीक है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। हम ओवरऑल यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ की। ग्रोथ रेट को देखते हैं एट बेसिक प्राइसेस, जीवीए प्रोडक्शन मेथड के थ्रू कैसा परफॉर्म करा है एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स ने। 2019-20 की बात करें, बूम कर रहा था ये सेक्टर 5.5%। ग्रोथ स्लो कैसे बढ़ गई, फीकी कैसे बढ़ गई अगले साल ही? कोविड का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना? ग्रोथ कैसे कम हो गई यहां पे?
वैसे शनि सोचने वाली बात है ना, मतलब अगर हमारा दिमाग अगर रुक गया ना एक मिनट के लिए यहाँ पर सोचने वाली बात कि कोविड का सच में खेती बाड़ी से कुछ नहीं लेने देना है क्या? नहीं चलो यार, एलईडी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, डिपेंडेंट है ना? लेकिन इन सब चीज़ों का मछली पकड़ने का कुछ लेना देना है कोविड 19 से? हाँ ये बोलो यस, यस ये बोलो कि लॉकडाउन जो हो गया था ना, कोविड अपने साथ लेकर आया लॉकडाउन, और हमारा एग्रीकल्चर और एलईडी एक्टिविटीज से जितना भी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, वो सारा का सारा शाइनी कहाँ जाता है? ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर कहाँ जाता है? या फिर उसके वो तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में आता है, तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जाता है मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए। लेकिन ये चीज़ कोविड 19 पे क्या हुई? पैसों की वजह से इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ठप पड़ी हुई थी, और एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि फ्लाइट्स का क्या हो गया था? फ्लाइट्स के ऊपर बैन हो गया था, और दूसरे देशों को डर भी ये था कि दूसरी कंट्री से अगर सामान मंगाएंगे या कोई भी चीज़ मंगाएं तो क्या आ सकता है इसके साथ? कोविड 19 वायरस आ सकता है। तो यानी कि क्या हम ये बोलें प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत थी क्या? 2020 की 19 की स्टार्टिंग में इनफ प्रोड्यूस होगा ना, कि जो सरकार प्लान बना रही होगी कि आने वाले 4 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर, 6 महीने के अंदर हम बेचेंगे, भेजेंगे, समझ गए ना? सेल आउट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, भेजेंगे, बेचेंगे, सर्कुलेट करेंगे इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। लेकिन वो मकसद किसकी वजह से फ्लॉप हो गया? कोविड 19 के एक इम्पैक्ट की वजह से, जो कि था लॉकडाउन। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ सीधा 2% खिसक गई, मतलब जो ग्रोथ थी सीधा 2% खिसक गई, 5.5 से 3.3%। अब ये सप्लाई मिसमैच कम हो गया और ज़्यादा, 3%। क्यों? चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। आप अनाज वगैरह देखो, आटा देखो, ब्रेड देखो, दूध देखो, बटर देखो, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स की जितनी भी चीज़ें आप गिन सकते हो उतनी कम है। लेकिन आप इन सबको अगर देखो, इन सब के प्राइजेस बढ़ गए हैं। लेकिन आर कंज्यूमर्स विलिंग टू पे दोज प्राइजेस नाउ? बताओ, है लोगों के पास इतना पैसा रह गया था क्या? क्योंकि देखो, पहली वेव अगर आती ना, तो 3.3% के बाद ये दोबारा रिकवर कर जाता, हो सकता है 4% तक पहुंच जाता, 3.3 से ऊपर ही रहता। ये वाला इंपैक्ट क्यों दिख रहा है? दूसरी वेव की वजह से। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड 19 के टाइम पर जो प्रोडक्शन थी वो सफर कर रही थी क्या? हाँ कि ना? एग्जैक्ट फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के टाइम पे खेती बाड़ी की प्रोडक्शन सफर कर रही थी क्या? बोलो। चलो एक हिंट देता हूं, सारे के सारे अर्बन एरिया से जो मजदूर थे वो गांव लौट रहे थे। अब बता दो, प्रोडक्शन सफर कर रही थी क्या? फसल की कटाई के लिए तो एक्स्ट्रा हाथ मिल गए थे ना लोगों को, जिनके रिश्तेदार वगैरह कोई भी जो हैं वो शहर में थे या कहीं दूर थे, वो भी आ गए थे कटाई करवाने। जैसे ईशा, आपके कोई खेत है यूपी में? ईशा, ईशा तो इसका मतलब आप ये जानते होगे, जब हमारे यहाँ फसल की कटाई होती है और देसी भाषा के अंदर हम लोग बोलूं, जब मैं, हमारे घर वाले कहते हैं ना विलेज एरियाज में कि गल्ला कट रहा है, बोलते हैं कि नहीं? है ना? जब गल्ला कटता है, फसल की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, मजदूर बहुत बहुत पैसे मांगते हैं थ्रेशिंग के लिए उसकी, मतलब जब तक खेतों से कट के बोरियों में स्टॉल होके गेहूं या गन्ने वगैरह पूरी उनकी वो प्रोसेसिंग नहीं हो जाती, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो जनरली गांव वाले प्रेफर करते हैं ना कि शहर में, या फिर आर्मी वाले जो भी काम कर रहे हैं, जो सैनिक वगैरह, सब लोग छुट्टी ले लेकर जिस टाइम पर गल्ला कट रहा है वो चले आए गांव, हाथ बंटवा ले, ताकि मजदूरों को देने के दिहाड़ी और पैसे बच जाएंगे। चलता है हमारे इंडिया में ये वाली प्रक्रिया। सब लोग यही कहते हैं, रिश्तेदारों को फोन करने लग जाते हैं उस टाइम पर कि आ जाना, गल्ला कटेगा इस टाइम पर, फसल की कटाई होगी, होली के टाइम पर पक्का चले आना घर,
है ना, हाथ बंटवा देगा, एक एक आदमी भी हाथ बंटवा देगा, तो 5-5 हज़ार रुपए जो मजदूरों को देने पड़ेंगे, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार स्टोर करवाने के, थ्रेशिंग करवाने के, वो बच जाएंगे ना। मतलब पूरी फैमिली अपने रिश्तेदारों को होली के टाइम पर या किसी भी टाइम पर जब हार्वेस्टिंग चल रही हो, दिवाली के टाइम पर बुलाकर ये चीज कर लेती है ना कि 1 लाख रुपए लगभग बचा लेती है ना। होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन यहां पर बढ़ रही थी फिर भी ये एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज की ये चीज जीवी एट बेसिक प्राइसेस क्यों गिर गया? बेसिकली वो इसलिए गिर गया क्योंकि बहुत सारा अनाज ना बर्बाद भी हो गया था, क्योंकि कुछ भी चीज ओपन थी नहीं, हर चीज बंद, हर चीज बंद, हर चीज बंद। क्या हम शाइनी ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन तो हुई लेकिन वो गोडाउन वगैरह तक पहुंचना भी उसके लिए असंभव था? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी थी? खुली थी कि बंद थी? बताओ। एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर सकते थे, खुला था कि बंद था? बंद था। और क्या हम ये कह सकते हैं कि मजबूरी में बहुत सारा अनाज, या जिसको मैं आम भाषा के अंदर इस लेक्चर के अंदर गल्ला बोल रहा हूं, वो सड़कों पे फेंकना पड़ा होगा किसानों को, गाय भैंसों को खिलाना पड़े होंगे वेजिटेबल्स वगैरह? बर्बादी हुई थी कि नहीं हुई थी चीजों की कोविड के टाइम पर? बहुत ज्यादा बताओ, है ना। तो ये चीज कम होती है। अब पुल बैक लेने के बाद 2023-24 में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 3.5% तक ये बढ़ेगा। ओके। लेकिन फिर ये इतनी ज्यादा उछल कूद के बातें क्यों कर रहा था? ये द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर हैज बीन बॉयंट ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर अच्छा खासा सेक्टर चल रहा है हमारा। हम शाइनी इन 3 साल के बेसिस पर ना एक पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है। समझ गए ना सब लोग? ईशा, ये तो इसने इस सिचुएशन में तो पुल बैक ला दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप में कोई खोट नहीं है, सिचुएशन के वक्त के तकाजे की वजह से थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है वो। तो हम ओवरऑल ये नहीं बोल सकते कि कोविड की वजह से खत्म हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, बर्बाद हो गया, अब तो किसान और ज्यादा सुसाइड करेंगे, क्योंकि ये साल नॉर्मल सिचुएशन का साल था। ये एक्सेप्शन का रिजल्ट, और ये है एक फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो जो कि इस साल से दोबारा ये चीज रिकवरी के फेज पर आएगी। एक्सेप्शन को हम मान नहीं सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक्सेप्शन का आउटकम है, हम इसको टोटली इग्नोर करते हैं। फ्यूचर जो इस साल से क्रिएट हो रहा है रिकवरी वाला, हमें इसको लेकर चलना है। 3 से 3.5%, 0.5% की ग्रोथ फिर से एक्सपेक्टेड है ना कि इस साल हो जाएगी, तो बस इसको लेकर चलना है। इसलिए कह रहा है वो कि ये अच्छा खासा। बॉयंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, अच्छा खासा जिसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, एनर्जी हो, बूम हो रहा हो, जो चीज वो है। अब इन सब के पीछे कारण क्या रहा है कि मतलब जो 2019-20 तक या फिर अभी जो रिकवरी आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रैक पे वापस कैसे आ रहा है या फिर इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा था? मैं अगेन फिर से कह रहा हूं कि कोविड की बात को हम एक बार के लिए नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोविड की बात को लेकर हम अपने एग्रीकल्चर की एक ब्रॉड पिक्चर नहीं बना सकते हैं। डू यू एग्री शैनी? है ना। क्या हम कोविड की बात ये कहते हैं कि अगर ये 3.5%, ये 3% पे ग्रोथ की सके तो एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया, अब तो उसमें डाउनफॉल आता रहेगा, ये आधे परसेंट या 1% पे जाने लगा है, इसमें बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, सब बर्बाद है, खेती बाड़ी को जला के फेंक दो? ऐसा होगा क्या हमारे देश के अंदर? बताओ। कोविड का इम्पैक्ट था ना वो, ऐसा कुछ खुद में कुछ खोटा हो गया क्या हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में? बताओ। नहीं ना। उसके बाद इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन माना गया है वो माना गया है क्रेडिट फैसिलिटी बहुत मिलने लगी है किसानों को। और ये किसान का एग्जांपल इस चैप्टर के अंदर अपने दिमाग में वो मत लेकर आना सिर्फ खेती बाड़ी वाले किसान। आपको पता होगा फार्मर्स फिशरी सेक्टर को भी बोलते हैं, पोल्ट्री वाले जो होते हैं अंडे मुर्गी वगैरह का जो काम करते हैं, ये सब भी फार्मर्स होते हैं। हनी बी वाले भी फार्मर्स होते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता तोड़कर शहद को बेचते हैं। मैंने ये वाली चीज़ क्लियर करी थी आई थिंक आपको कुछ लेक्चर्स पहले, है ना, कि एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अबाउट दैट टिपिकल पिक्चर के एक किसान खेतों में हल चला रहा है, बैल चला रहा है ना। इसलिए यहां पर ये दोनों चीजें ना साथ में बोली जाती है, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर। किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ये ना एक्सटेंड करी जा चुकी है फिशरी सेक्टर को एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को। एनिमल हस्बेंड्री समझते हो ना, पशुपालन। जब हम कैटल्स को या एनिमल्स को रखते हैं किस लिए? उनके बॉडी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करके उनको बेचने के लिए, है ना। और ये वाली चीज ना अभी की नहीं है, बहुत कुछ साल पहले पुराने बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ये वाली चीज हाईलाइट हो चुकी है, 2018-19।
और अब ये करंट अफेयर से होते होते स्टैटिक बन गया है एक किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है ना, मतलब ओवरऑल किसी भी इंस्टीट्यूशन ने दिया हो एग्रीकल्चर को पैसा हमारे देश के अंदर, अभी हम जानेंगे भी इंस्टीट्यूशन कौन कौन होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना पैसा फ्लोट कर रहा है ना, सरकार का जो 2021-22 में जितना टारगेट था कि इतना पैसा एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में आना चाहिए, आई रिपीट, एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में जितना पैसा आना चाहिए, सरकार की जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे 13% ज़्यादा ही मिला है सरकार को। मतलब सरकार ने देखा है, सॉरी, किसानों को मिला है। सरकार की एक्सपेक्टेशन की इतना इतना फलाना फलाना टारगेट आना, इतना पैसा आना चाहिए, 13% ज़्यादा ही आया है उससे। अगला पॉइंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के, क्या, हाँ मिला है, ये टारगेट हो गया है। टारगेट इतना था, उससे भी ज़्यादा, 13% ज़्यादा ही आया है। यानी कि ऐसा मान लो इसको 113%। एमपी में ना, मतलब अब ये स्कीम तो पूरे इंडिया के लिए है। एमपी में एक स्कीम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसके तहत किसानों को हर 3 महीने के अंदर 2,000 रुपए रुपए कैश ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट के अंदर। पीएम किसान योजना, यस। और स्टेट गवर्नमेंट की भी ऐसी लोकल स्कीम्स होती हैं उसके तहत भी, मतलब मैं पीएम किसान योजना तो चलो एक नेशनल लेवल स्कीम है, लेकिन ये एमपी की भी एक सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत भी आता है पैसा अलग से। बहुत सारे राज्यों की होती है, यूपी वगैरह की होती है, बहुत कुछ होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप की प्रोडक्शन कौन किसान कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना बड़ा खेत है, क्या नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं है, छोटे छोटे किसानों को बूस्ट करने के लिए। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत ये जो है लोन नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। हर 3 महीने के अंदर 2-2 हज़ार रुपये आते हैं। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीज हुई है 2020-21 में 9.3%। मुझे भी आप बताओ, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है हमारे सामने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर अच्छी बात है या बुरी बात है ये? नहीं, नहीं नहीं, दोनों चीज़ें हैं इसके। इसके रिपरकशंस अभी नज़र नहीं आ रहे। हम ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना शाइनी, इनोवेशन लेकर आएगा, इन्वेंशन लेकर आएगा, धीरे धीरे करते करते ना ऐसे ही करके अमेरिका जैसी एग्रीकल्चर सोसाइटी बन जाएगी जो कि पूरी प्राइवेटाइजेशन वाली। फिर अमेरिका में हाल क्या है, सिर्फ जो अमेरिका का फार्मर ऐसा फार्मर है कि वो उधर का बिल गेट्स मान लो किसानों में, जानते होगे शायद आप ये चीज़। इससे कॉर्पोरेटराइजेशन आ जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर। ये लॉन्ग, मतलब मैं ये नहीं, शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा। लेकिन हम इस टॉपिक को ना 1 मिनट अभी के लिए होल्ड कर देते हैं। समरी पढ़ेंगे डिटेल प्लस मेंस ओरिएंटेड जीएस पेपर 3 के अंदर जब हम टॉपिक करेंगे ना एनालिसिस, तब मैं इसके, देखो कोई भी जो चीज़ होती है यूपीएससी के अंदर या जनरल लाइफ के अंदर, ये जनरल लाइफ के टॉपिक होते हैं जो यूपीएससी पूछता है। कोई भी चीज़ हम पूरी पूरी ब्लैक पूरी पूरी वाइट वाइट नहीं कह सकते। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसकी कुछ कुछ अच्छी बातें भी हैं तो कुछ कुछ कमियां भी होंगी। ये जो अच्छी चीज़ें हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के अंदर दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यार एक बार बताओ, सोच के देखना शाइनी, प्राइवेट कंपनियां पागल हैं क्या कि खेत में ऐसी मनपसंद से, क्या उनका इतनी दया दिली दरिया जाग गई है क्या उनके अंदर इतना ज़्यादा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम किसानों को बूस्ट करेंगे, इतने अच्छे हो गए हैं क्या एकदम से? क्या मेडिटेशन वेडिटेशन करने लगे कि मंदिर जाने लगे हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग? हाँ वही वाली बात है। इसके इसके लिए बेसिकली पता है कैसी कैसी चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जीएस पेपर 3 में मैं ऐसी ऐसी केस स्टडी आपको करवाऊंगा ना ओरिजिनल, आपको मज़े आ जाएंगे। देखो क्या है कि आपको ये चीज़ पता होगी, मैकडोनल्ड्स, आलू बहुत यूज़ होगा ना मैकडी मैकडी में। मैकडी थोड़े से दूर जाकर सिटीज़ वगैरह में, ईशा, यूपी के थोड़े से शहर वाले एरिया में जाए, कहाँ पर भी जाए, तो मैकडी वगैरह मिल जाएगा। हालांकि बहुत अंदरूनी पार्ट्स में नहीं मिलेगा। ओडिशा में बहुत अंदरूनी पार्ट्स में नहीं मिलेगा, अब इसमें शाइनी बंगाल के बहुत अंदरूनी पार्ट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सिटीज़ की तरफ जाएंगे तो मैकडी मिल जाएगा, है ना। अब क्या है, मान लो कोई किसान, ओरिजिनल केस स्टडी बता रहा हूँ, ओरिजिनल। अब ये बहुत सारे किसान इन सब लोगों के हथकंडे में फंस जा रहे हैं ऐसे आजकल।
अब ये कंपनी इंडिया में फ्रेंचाइजी खोल कर बैठी हुई हैं। मान लो चलो ठीक है, शहर में भी है, कोलकाता तो बहुत डेवलप है, मान लो शायद नहीं कोलकाता में मैकडी है, होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, है ना। तो वहाँ पर मैकडीज खुले हुए हैं। उधर के लोग ना, मान लो सीधा के सीधा मैकडी वाले ठेकेदार जो है, जो कि आलू चाहते हैं टिक्की बनाने के लिए, मैकपफ बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आलू चाहिए उनको, वो आ गए मध्य प्रदेश की तरफ। उन्होंने किसानों को बोला कि तुम ना आलू प्रोड्यूस करो। तो किसानों ने कहा नहीं, हम करते ही नहीं है, हमारे तो खेत पे गेहूं वगैरह ये सब चीज़ें होती है। उन्होंने कहा करो, तुम कितना करते हो? तो उन्होंने कहा हम 50 किलो, 500 किलो का मैक्सिमम आया है। उन्होंने कहा हम तुमसे ना 30,000 किलो आलू पैदा करवाएंगे, और बताओ, और ये रखो एडवांस की 25% पेमेंट। किसान बहुत खुश भाई साहब, वाह, इतना इतना कैलकुलेशन करके बैठ गया कि अगले साल हम ट्यूबवेल लगवा लेंगे, घर की मरम्मत करवा लेंगे, 2 भैंस एक्स्ट्रा ले लेंगे। रियल स्टोरी बता रहा हूँ, और ये जीएस पेपर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे, रियल कहानी है, रियल कहानियाँ। बहुत लोग इसके हथकंडे में फंस चुके हैं, और एमपी जब हम एग्जाम देने चलेंगे ना, रियल फार्मर से ऐसा इंटरेक्शन करवाऊंगा मैं आपका, कि कैसे कंपनी उनको चूचू बनाकर ऐसे वापस लौट गई। मैं बताता हूँ। ये आई आलू वालू के लिए, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर में भी मैकडी की ब्रांचेज हैं, तो वो लोग भी मध्य प्रदेश चले आए, यूपी चले गए बगल में, ठीक है। हर जगह ये खेती बेचते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में, मैं एक कोलकाता में मैकडी की फ्रेंचाइजी है, उसके ठेकेदार कुछ मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो भी इनके हथकंडे हैं, जो भी इनके लोग बात करने आते हैं किसानों से, आलू तो भाई चाहिए। अब क्या है कि किसान ने आलू उगाए, और जिस दिन जो जो स्ट्यूबुलेटेड टाइम था कि किसान को डिलीवरी करनी थी और उसको पैसे मिल जाएंगे, आ गया वो महीना, 3 से 4 महीने जो भी हुई, हार्वेस्टिंग वगैरह सब करवा के किसान ने रेडी। किसान बहुत खुश। क्या हुआ, होता ये लोग करते क्या है, ऐसा एक बार की बात नहीं है, हर बार की बात है ये, हर बार की। मतलब आप ये मान लो 100% में से 101% टाइम होगा ये, मैं 100 में से 101% कह रहा हूँ, ये होगा ही होगा। अब भाई मैगडी की जो टिक्की होती हैं, जो भी बन होते हैं ईशा, ये बहुत परफेक्ट होते हैं, शाइनी है ना। हम भी सोचते हैं ना कि इतने प्यारे बन, इतने सॉफ्ट बन, इतनी अच्छी टिक्की कहाँ मिलती है। हर हर बार हमारे घर पे भी इतना परफेक्ट मील नहीं बन सकता ना, कि सेम टेस्ट हो, सेम इंग्रेडिएंट हो, सब कुछ हो, है ना। हम भी सोचते हैं। तो ये ना चेरी पिकिंग करते हैं, उसके बाद आलू की चेरी पिकिंग करते हैं आलू की, कि जो आलू बेस्ट है वो उसको उठा लेते हैं। और 30,000 में से ये सिर्फ मान लो 7,500 आलू ही लेकर गए, 27,000 आलू इन्होंने, 23,000 आलू इन्होंने रिजेक्ट कर मारे। अब किसान कहां लेकर जाए उनको। और एक और चीज इससे खराब होने लगी है, पता है क्या है? देखो, आपको पता होगा, जब आप अपनी जो क्रॉप ऑलरेडी आपकी फील्ड पे उग रही थी, आपने कोई और क्रॉप उगाना शुरू कर दी, और बड़े टाइम तक ठेकेदारी के चक्कर में आप वो वाली क्रॉप उगाते रहे, फिर प्रीवियस आप उस क्रॉप पे नहीं लौट सकते हो। थोड़ा सा आप लोग इस खेती बाड़ी के फंडे को जानते होगे ईशाब, इसमें है ना। जमीन की भी ना, मिट्टी की भी एक पहचान होती है क्रॉप उगाने की। आप सोचो कि एक साल ये उगा लूंगा, अगले साल वो उगा लूंगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो पाता हमेशा, मानते हो। और अगर करना है तो यूरिया फर्टिलाइजर का बहुत पैसा आ जाएगा, फिर इतनी तो आपकी, उससे ज्यादा तो लागत आ जाएगी आपको उस क्रॉप को ग्रो करने में। डू यू एग्री? मिट्टी की भी एक पहचान होती है क्रॉप ग्रो करने की। ऐसा थोड़ी ना कि कल को आप उसमें आलू, तिली, मिर्ची, गोभी, अब धनिया सब एक साथ ग्रो कर लोगे क्या एक ही खेत पे? नहीं ना। और बार बार रोटेशन करते रहोगे तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ज्यादा फर्टिलिटी को करने के लिए आप मैन्योर फर्टिलाइजर डालोगे, लॉन्ग टर्म तक डालते रहोगे, उड़ गया आपका खेत की फर्टिलिटी हमेशा के लिए। डालते रहो फिर कुछ भी। और ये चीज़ तो हम इकोलॉजी एनवायरमेंट से बहुत साइंटिफिक मैनर में पढ़ी चुके हैं। अमोनिया वगैरह फिर ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं, प्लांट की रूट्स इनको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है ना, है कि नहीं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, अब क्या हुआ कि आलू वो, अब किसान कहाँ बेचे भाई, चलो उसने जैसे तैसे रेट पे बेचे। अब इन्होंने बोला कि मैकडी वालों के साथ ऐसा कभी कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। तो अब उस चक्कर में जितनी चिप्स की कंपनी है ना, ये लेज वेज, ये लेज के जो चिप्स होते हैं आलू से ही बनते हैं सारे के सारे जितने चिप्स होते हैं, ये लोग भी ऐसे जाने लगे किसान के पास। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो ये कर कर आते हैं, जैसे मैंने मान लो उनको कोई एक अच्छी मशीन देकर आ गई थी कि इससे काटना, हमें इससे डिलीवर करना, काट के वो करके जो भी है, भाई कंपनियां लगी हैं लूटने में इनको। बात ये है, ये जो इंक्रीज हुई है ना, अब समझ गए, शॉर्ट टर्म के अंदर ये अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें किसान को क्या बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर। नॉलेज देनी चाहिए इनको खुद को। यार एक बात बताओ,
मैं ये कहूं कि मैं आपके पापा की साइड से बिजनेस करूंगा मैं आपका। अब अगर आपके पापा को वो वाला ज्ञान हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ना अपने एरिया को, अपने लोग, अपने एरिया के लोगों की मेंटेलिटी को वो करके, है ना। आपकी साइड से कोई कुछ भी चीज़ संभालेगा तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो हो ही सकता है। ये चीज़ है। तो शाइनी मिल गया आंसर। ये टोटल तरीके से ना अच्छा है ना टोटल तरीके से बुरा है। हाँ ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर में आई है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग किसी और तरफ ले जाओ। तो बात कर लो टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी तो भाई अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन फिर बात ये हो जाती है कि कंपनी फिर ये जो मशीन्स होती है ना, या ट्रैक्टर हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, ये महंगे हैं। अब जैसे एक बात बताओ, किसानों को भाई शौक नहीं है दिवाली के टाइम पे पराली पराली जलाने का और उसका धुआं दिल्ली तक आए। किसान ऐसा नहीं है कि वो इंसानियत की कदर नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब उसकी मशीन ना सरकारें कहती हैं, केजरीवाल जी ने भी कहा था दिल्ली से वो करके कि कुछ कुछ हम तुम्हें दे देंगे, तो जो तुम ना उधारी पे जो मशीनें लोगे उसके लिए इतना इतना पैसा ले लो। भाई उधारी पे मशीन वो मतलब काटने के लिए पैसे देगा उसको, फ्री में दो ना उसको वो वाली मशीनें। मयूर आपने सुना होगा इस इशू को। किसान भाई क्यों ले यार, हमें कोई बोले कि कूड़ा उठाने के लिए ना तुम अपने छत से कूड़ा उठाओ और इतने इतने तुम्हारे 50,000 लगेंगे, लेकिन हम 5,000 में तुम्हारा काम करवा देंगे। तो मयूर हमारे दिमाग में आएगा ना भाई, 5,000 भी क्यों फूकूं मैं कूड़ा उठाने के लिए, आग ना लगा दूं मैं उसको, गाय भी तो करना है। मतलब मैं कूड़ा उठाने के लिए पैसे दूं, मैं कूड़ा ही तो है ना वो, उनका स्टबल क्या होता है शाइनी, खेत का कूड़ा ही तो है ना वो एक तरीके से। लेकिन अब उसका एक नया यूज होने लगा है। आपको पता है ना, ये जो इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम वगैरह ये सब जो आने लगा है शानी, तो वो कंपनीज दरख्वास्त करने लगी हैं सरकार के, ये सब बोरे में कलेक्ट कर करके पहुंचा दो, ये काम आ जाएगा डीजल पेट्रोल या फ्यूल बनाने के, है ना। लेकिन फिर बात वो भी आ जाती है अब इसमें कि हर एक क्रॉप की जो स्टबल होती है फिर हर एक काम के लिए यूज भी नहीं हो सकती है ना। और फिर फार्मरों में इतना पेशेंस भी नहीं होता। यार मयूर छोटी तो छोटी बात बताओ, अगर हमें कोई कहे कि छत पे जितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कबाड़ वगैरह, तुम एक एक चीज़ को सेपरेट कर लो और ये तुम्हारा बिक जाएगा, इससे तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए पैसे आ जाएंगे। अब मयूर उसमें भी जो छत पे कूड़ा पड़ा हुआ है, बने बनाए पैसे हैं जो कि कबाड़ी को बेच के हमारे पास आ जाएंगे, हम उसमें भी आजकल 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 नहीं करते रहेंगे कि हमारे दिमाग में कितना कुछ आएगा, कौन जाए कौन साफ करे भाई, कौन 15 तरह की बोरियां लेकर आए कि प्लास्टिक को अलग करो, लोहे का अलग करो, लकड़ी को अलग करो, पेड़ पौधे जो पड़े हैं उसको अलग करो, कचरा मिट्टी सब अलग उठाओ। दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने आपसे आज बोला, आज सुबह आप अगली सुबह जाकर ये काम कर दोगे क्या, सुबह सुबह जाके 6 बजे। इसमें भी तो आपको लोगों की सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए शाइनी। आप अपने भाई को बहन को ढूंढोगे, किसी को किसी का सपोर्ट लेकर आओगे, 15-20 बोरियां चाहिए आपको, फिर आप इसको ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाओगे, फिर आप रद्दी वाला कबाड़ी वाला ढूंढोगे ये सब सामान पहुंचाने के लिए। ये घर घर ही घर में बता रहा हूँ ये वाली बात, तो उसमें भी हम आलस कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं बताओ। और फार्मर के पास मुझे एक बात बताओ, स्टबल बर्निंग में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, मतलब क्या मुद्दा क्या है। जैसे मतलब मान लो कि चलो इनका बिक भी जाएगा वो सामान, सब कुछ हो जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इनका, क्यों होता है स्टबल फिर भी अभी तक क्यों जल रहा है, पराली क्यों जल रही है अभी तक, जल्दी बताओ। क्योंकि क्योंकि जिस टाइम पर कटाई होती है ना इसमें फसल की, और नेक्स्ट जो चीज सो हो रही होती है उसके बीच में बहुत कम टाइम होता है। फार्मर्स के पास शायद इस टाइम पर इतना पेशेंस होता नहीं है, यहां पर यूपी और इधर इस साइड टाइम नहीं होता, क्योंकि बात ही है पेशेंस इसलिए नहीं है, हमेशा फार्मर गलत नहीं है कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, टाइम नहीं होता। और जब तक सरकार अपनी चोचलेबाजी करेगी ना, तब तक भाई किसान ही सोचता है मैं क्यों भाई, मैं क्यों नुकसान सफर करूं, मुझे तो सीड तो सो करना ही है ना। जलाओ पराली फटाफट, एक ही दिन में जल जाएगी वो तो। मिट्टी का तेल डाला, छिड़का, जला दी पराली पूरी इकट्ठी करके एक साथ। और हर एक खेत पे यह प्रक्रिया चल रही होती है, तो बस उसका धुआं दिल्ली में आ जाता है। क्या कह रहे हो मयूर। एमपी यूपी के किसानों को सरकार थ्रेशर ऑफर कर रही थी कि मतलब उसको काटने के लिए पूरा प्रॉपर हार्वेस्टर और वो सब वो करके। कितने की है वो मशीन, सोच के देखो, 1.5 लाख रुपए की। चाइनी लगा देगा कोई फार्मर 1.5 लाख रुपए कूड़ा उठाने को खेत से। अब चलो 1.5 लाख की कोई चीज़ अगर हम उसको उधारी पे भी लें शाइनी, तो दिन का कम से कम कोई 500, 500 तो छोड़ ही दो भैया, तो हम ओवर एम्बिशियस बात कर रहे हैं। दिहाड़ी का 2,000-3,000 तो चार्ज करेगा ना, और एक ही दिन में तो सारा उठ नहीं जाएगा, यानी कि हफ्ते भर के कम से कम किसान के 5 से 10 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे ना।
कूड़ा उठाने के लिए किसान दे देगा 5 से 10 हज़ार रुपए हफ्ते के? सरकार यही तो नहीं सोचती है। हाँ, यही तो नहीं सोचती सरकार। तो किसान क्या सोचता है, भाई इनको बकने दो, भोंकने दो, मिट्टी का तेल है, कोका कोला की बोतल में 4 ढक्कन डाल के छिड़केंगे और जला डालो पराली को। उसके बाद एलिड सेक्टर, लाइफस्टॉक सेक्टर ग्रू एट अ रेट ऑफ, ये एक वैल्यू होती है, ठीक है, CAGR 7.9% ड्यूरिंग 2014 to 15 टू 2020 to 2021। शाइनिया किसकी तारीफ चल रही है, कौन सी सरकार की? 2014-15 बोलकर बीजेपी की। तो दोस्तों CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, ठीक है। ये एक एनुअल लेवल पर एवरेज रेट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ होती है बिटवीन 2 गिवन ईयर्स, यानी कि अगर कोई साल है पीछे वाला और नेक्स्ट वाला, तो उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट साल में कितनी ग्रोथ हो सकती है या फिर पिछले साल कितनी हुई थी। तो CAGR जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव में हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइफस्टॉक सेक्टर इस रेट पर ग्रो करता रहा है लगातार 2014 से लेकर 2020 तक। और इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहा है, लाइफस्टॉक सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, टोटल एग्रीकल्चर में जो लाइफस्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है, लाइफस्टॉक मतलब क्या? पशुपालन करना है ना, गाय भैंस भेड़ बकरियां रखना है ना। जो टोटल एग्रीकल्चर में रहा है, इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड में, प्रोडक्शन में, वो रहा है अबाउट 30% इन 2020 टू 2021, सिर्फ एक साल में 30.1%। उसके बाद बात करें फिशरी सेक्टर की, ये रहा फिशरी सेक्टर, इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट रही है सिंस 2016 टू 17 वो रही है 7%। और इसका जो टोटल एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, इसका मतलब होता है, फाउंडेशन कोर्स वाले आप लोग तो जानते हो, मैं यूट्यूब पे सबको बता रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड हर एक साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड हो रही है, ये होता है, ठीक है। इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। नेशनल इनकम को निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है GVA। 6.7% इन टोटल एग्रीकल्चर, GVA टोटल एग्रीकल्चर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, उसके अंदर फिशरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 6.5% के आसपास, 7% के आसपास है। एग्जैक्ट बात करें तो 6.7%। फिर बात करते हैं डेयरी सेक्टर की। डेयरी सेक्टर किससे रिलेटेड होता है? दूध घी मक्खन छाछ दही, है ना, यही सब ना। डेयरी सेक्टर पूरे लाइफस्टाइल सेक्टर का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट रहा है, बिकॉज ये ऐसा सेक्टर है जहां पर 8 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्टली तो छोड़ ही दो, डायरेक्ट तौर पर रोजगार मिला है, एम्प्लॉइंग मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स, 8 करोड़ से भी ज्यादा, 8 करोड़ प्लस। अब एग्रीकल्चर की दिशा में पैसा आया, चलो ठीक है, रिलेटेड सेक्टर्स लाइक लाइफ स्टॉक, फिशरीज, डेयरी ने कैसा परफॉर्म करा, चलो ये भी देख लिया। कोविड के टाइम पर एक पुल बैक आया, लेकिन उसके बाद कैसे दौड़ पड़ा, ये भी हो गया, चलो ठीक है। लेकिन इनमें से जो इकोनॉमिक सर्वे तारीफ करता है वो कर रहा है कोऑपरेटिव्स की। जैसे याद है ना, वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन, अमूल भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पर इमर्ज हुई थी इन गुजरात, आनंद शहर, याद है? ये होते हैं कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं? नंबर ऑफ पीपल जॉइन हैंड टुगेदर, ताकि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर सके, ज्यादा एक्सपेंड कर सके, बूम कर सके, राइट, है ना। तो देयर आर 8.5 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री, रजिस्टर्ड। और 98% जो सारे के सारे जो गांव हैं, दे आर कवर्ड बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का मतलब ये होता है, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्मॉल और मीडियम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंस्टीट्यूशन, जो कि छोटा छोटा लोन दे देते हैं फार्मर्स को, कि पहले ये रिकवर कर दो, ये चुका दो और ले जाना, ये चुका दो और ले जाना, ये चुका दो और ले जाना। तो इससे प्राइमरी एग्रीकल्चर पैक्स की क्या मदद होती है? छोटा छोटा इंटरेस्ट उनका बिल्ड होता रहता है, जो उनके पास आता रहता है, और किसान जो चुकाते रहते हैं उनकी सिविल अच्छी होती रहती है, तो प्रीवियस लोन के कंपैरिजन में नेक्स्ट लोन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का मिल जाता है। तो धीरे धीरे करके वो कोऑपरेटिव्स भी अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, और
बैंक, ये जो छोटे बैंक नहीं कहेंगे, मतलब इन छोटे छोटे क्रेडिट सोसाइटीज़ को भी मतलब पैसे मिलते रहते हैं। ये गांव के दूर दराज के कोनों में जाकर वर्क करते हैं। क्योंकि आप देखो ना यार, ये जो कॉपरेटिव्स हैं हम सब ने हाथ में ला लिए। जैसे मतलब मान लो मेरे पास 5 बकरी थी, मयूर के पास 5 भैंस थी, बिस्मे के पास 5 गायें हैं, शाइनी के पास भी 10-15 गायें हैं मान लो, ठीक है। हम सब ने सोचा कि अगर हम ये एक्स सारा मर्ज हो जाए, हम चारों पांचों लोग, और हम इससे दूध घी मक्खन वगैरह सबका वो संभाल लें कि मयूर मक्खन संभाल लेगा, घी निकालना, सारी की सारी भैंसों को भैंसों से दूध निकालना और उनको चारा डालना, ये सारा काम अगर हम बांट दें तो हम अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। और हम पांचों चारों एक साथ करेंगे सारा काम, और सब सारा प्रॉफिट हम पांचों में डिवाइड होगा मान लो इक्वल तरीके से। अब हम जाते हैं किसी एक पैक के पास, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के पास, पैक्स के पास जाते हैं। उससे हम, वो हमें छोटा सा लोन देगा, वो फिर भी दे देगा हमें क्योंकि वो गांव में वर्क करते हैं जो पैक्स होती हैं, रेदर देन के अगर हम दिल्ली आकर या शहर की तरफ आकर शाइनी आईसीआईसीआई के पास जाकर, एसबीआई के पास जाकर लोन मांगे। हमें कैसे भी करके मिलेगा क्या लोन यहाँ से, बताओ। हम अगर अपना प्लान बताएंगे कि हम 25 गाय को लेकर वो कर रहे हैं, एक दूध की डेयरी खोलने का सोच रहे हैं, हमें लोन दे, तो दे देगा एसबीआई लोन हमें? 500 गाय भी बोलें तब भी दे देगा क्या ये जो एयू बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है, ये दे देगा हमें लोन? ये नहीं देगा। क्यों? इनको क्या डर होता है कि वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है पैसे वापस आने की, वो क्या है, बहुत कम है। क्योंकि ऐसे प्लान को ये लोग ना ठोस प्लान नहीं मानते हैं शहरी बैंक, तो उसके लिए छोटी छोटी क्रेडिट सोसाइटीज होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पता है आज से वर्क नहीं कर रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, इस फैक्ट को क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ तक मैंने पढ़ा था इसको, आज़ादी के पहले से वर्क कर रही हैं, 1904 के टाइम से वर्क कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बारी मैं क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ मैं। हाँ, ये रहा। फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1904। हाँ, मुझे याद था, जब इस कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा था मैंने देखा था इसको। डोंट वरी, ये मैं समरी में डिटेल में बताऊंगा। आप ये सोच रहे हो कि आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें जानते हो, आप ये हमें क्यों नहीं बता रहे हो, ये हाईलाइट्स पढ़ रहे हैं हम, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। समरी आने दो, ये पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। फर्स्ट पैक्स 1904 में आज़ादी के काफ़ी साल पहले सेटअप हो गया था। ये ग्राउंड लेवल देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं वेरियस एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें डोंट वरी, ग्राउंड लेवल पे जाके जब एमपीपीएससी का पेपर देने जाएंगे ना, सब दिखा दूंगा ये मैं, ठीक है। बहुत अच्छे से वर्क करता है, आंखों देखा चीज़ें हैं ये मेरी। अराउंड 19% ऑफ द एग्रीकल्चर फाइनेंस इज थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। 19% जो एग्रीकल्चर के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये जो होता है इसके थ्रू फाइनेंस होता है, जो कि पैसा लगता है खेती बाड़ी और रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर वेरी सिमिलर टू विच थिंग इन इकोनॉमी? जल्दी बताओ। और कौन हैंड ज्वाइन करता है एक साथ अपने रिसोर्सेज को कॉमन जगह पर पूल करने के लिए? जीएस पेपर 3 में दोनों टॉपिक्स गिवन हैं, जल्दी बताओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेचर बिल्कुल सिमिलर किसकी तरह होता है? लोन वोन मिलने में, छोटे छोटे लोग उसको, वेरी गुड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो नेचर होता है, दे आर वेरी सिमिलर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। शाइनी इस चीज़ को होल्ड करना, जीएस पेपर 3 में जब इसका नेचर पढ़ेंगे ना, सेम इसकी वर्किंग होती है। और ये क्वेश्चन पेंडिंग है पता है यूपीएससी के मेंस में, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनवा लेना। कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि कभी कभार वो एक ही सिलेबस के 2 पॉइंट को जोड़ देता है। याद है शाइनी वो वाला क्वेश्चन, टेररिज्म को उसने इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया था, कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, है ना? ऐसे ये भी जोड़ देगा। मैंने बोला था ना कि जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है इंसान का, तो किसी भी स्टूडेंट का, तो उसको जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक उठाने चाहिए, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक फूड वेब बनाना चाहिए, है ना? कि इससे कनेक्ट करके क्या होगा, इससे कनेक्ट करके क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके ऊपर सारे 250 वर्ड्स रेडी होने चाहिए हमारे पास, ओके। और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या? खेतों से जो भी चीज़ हार्वेस्ट होकर आ रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है जब उसकी, तो वो चीज़ किस किस फॉर्म में है? रॉ मटेरियल की फॉर्म में। जैसे गेहूं के जो दाने हैं वो कैसे हैं, फिनिश प्रोडक्ट है कि रॉ मटेरियल है?
और जब आटा बन जाएगा उसका तो फिनिश प्रोडक्ट। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, ये जो सेक्टर है, इट हैज़ बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 8.3%। एंड ये वाला जो टॉपिक है ना हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और इसके साथ एक चीज़ को और प्लस अगर आप कर दो, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एक टेक्निकल सी चीज़ होती है ईशा, इसमें सुना होगा आप लोगों ने, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। बहुत टेक्निकल चीज़ होती है, बच्चों को समझ में नहीं आती है जनरली, क्योंकि कम आता है इसके बारे में, करंट अफेयर वगैरह बात नहीं करते हैं इतनी। शायद नहीं सुना होगा आपने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन सप्लाई चेन इशूज़। फूड प्रोसेसिंग प्लस ये वाला टॉपिक, ये मेंस का हमारे पार्ट है। हर साल इक्के तुक्के साल ये ऐसे गए हो जब यूपीएससी ने वाला क्वेश्चन मिस करा हो। 2013 से लगातार पूछ रहा है यूपीएससी इसके बारे में। सप्लाई चेन, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस प्लस फूड प्रोसेसिंग कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनाता है हर साल इसका। हर साल की बात है, इक्के तुक्के साल कोई मिस हो गया तो वो याद नहीं आ रहा मुझे। ऑलमोस्ट जीएस पेपर 3 के अंदर आपको हर साल मिल जाएगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स। ये इंडिया के जितने टोटल एक्सपोर्ट्स हुए थे साल 2021-22 में, उसमें लगभग 11% था, 10.9%। बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी अच्छी खासी हमारे देश में है, बफर स्टॉक बहुत अच्छा मेंटेन है। फ्री फूड ग्रेन्स जो है लगभग 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज को अभी तक बांटे जा चुके हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक साल के अंदर अंदर, फ्रॉम 1 जनवरी 2023। ठीक है। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे का फोकस किस पे है? फूड सिक्योरिटी से कहां जाना चाहता है इंडिया? न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ। इंडिया जो है ना, इंडिया बढ़ चढ़कर इस चीज को प्रमोट करने में लगा हुआ है कि लोग ना मिलेट्स की कंजम्पशन को अब शुरू करें। और इसी के लिए इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का इनिशिएटिव भी लिया था। ये वाली बात लेक्चर खत्म होने के बाद इमीडिएटली आप हम लोगों के प्राइवेट टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ग्रुप पे बताओगे कि कौन सा ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का दर्जा दिया गया था। यानी जो ये इंटरनेशनल ईयर होते हैं ना, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स, यूपीएससी के मेंस में पूछे जा चुके हैं, प्लस यूपीपीएससी के मेंस में भी पूछे जा चुके हैं। ये किससे होता क्या क्या नहीं होता है। हाँ हाँ, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, चलो शायनी अच्छी बात है, तो मैं एमपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। बाय बाय टू बंगाल एंड हावड़ा ब्रिज है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यूपीएससी ना अनशंट एक स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देता है, द कोर ऑब्जेक्टिव एंड मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फ्रॉम फूड मैनेजमेंट टू फूड सप्लाई। और इसके लिए वो पूछता है कि इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। अब बच्चे सोचते हैं यार इसकी कंपाइलेशन कहाँ से लाएं, तो वो अपना दिमाग लेकर जाते हैं विजन के मंथली करंट अफेयर पे कि हाँ यार उसके अंदर हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, फिर अक्टूबर वाली मैगजीन के अंदर ये 2 पॉइंट, क्योंकि उन्होंने उस मैगजीन को बहुत अच्छे से रट्टा मार रखा होता है। सारे कलर के हाईलाइट जितने होते हैं बाजार में सब वो उसको रंग डालते हैं विजन की मैगजीन को। देखो इसके लिए ना जब भी यूपीएससी पूछा है ना कि रिसेंट ईयर में सरकार ने ऐसे क्या इनिशिएटिव लिए हैं या फिर इससे क्या क्या मिला है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछे ना, अपना दिमाग हमेशा आप लोग ना इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी बजट, तीसरी प्रायोरिटी जब मेंस लिखोगे तो मेंस 365 जो आता है तब लेकर उसको जाया करो। क्योंकि रिसेंट इनिशिएटिव जब भी यूपीएससी पूछ रहा तो करंट अफेयर का पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, वो स्टैटिक में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखो देख रहे हैं ना, फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तक जाने के लिए ऐसी बात तो नहीं है कि इंडिया अब प्रयास कर रहा है। इसके कुछ कुछ फल हमें मिल चुके हैं, फ्रूट्स हमें मिल चुके हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट मेंशन है। अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है 10 नंबर में, इतनी ही जगह होती है आपके पास लिखने की। हल्का सा एक डेफिनेशन दो फूड सिक्योरिटी की, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ उसको कनेक्ट करो, इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है, 6 पॉइंट्स, एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे दो, आंसर खत्म, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों दिमाग अपना दौड़ाना फालतू में इधर उधर लेकर जाकर। यूपीएससी कोई हवा में क्वेश्चन थोड़ी ना बना रहा है, वो इंसान जो बनाने वाले हैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज थोड़ी ना कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, वो भी तो हमारी तरह ही पढ़ रहे हैं सब चीज़ों को। तो डरा मत करो किसी भी चीज़ से। स्ट्रैटेजी और कौन सा सोर्स जो पिक करना चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल यूपीएससी के पेपर में। यही अगर आप लोग मेरे साथ 2015-16 में क्लास कर रहे होते ना, ये अगर हम 2015-16 में फाउंडेशन कोर्स कर रहे होते, फिर मैं ये वाली बातें नहीं करता। फिर मैं आपसे कहता टोटल करंट अफेयर पढ़ो, मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, स्टैटिक पोर्शन कम पढ़ो, क्योंकि उस टाइम का नेचर ऐसा था।
2016, 15 और 14 का पेपर प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ एलिमिनेशन से कट ऑफ क्लियर हो सकती थी. नो नीड टू रीड सिंगल वर्ड, ना एनसीईआरटी ना करंट अफेयर, सिर्फ एलिमिनेशन. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, नॉट, ओनली, ऑलवेज, इन सबको करके करके भी आपके 130 प्लस नंबर आ जाते तीनों साल, 2014, 15, 16, सिर्फ एलिमिनेशन कर करके. सिंगल वर्ड रीड करने की जरूरत नहीं है. अब लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा, अब पढ़ना पड़ेगा. तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फॉर ऑल द मैंडेटेड क्रॉप्स, इसको फिक्स करा गया है एट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस 2018. इस टेक्निकल लाइन का मतलब क्या है? यानी कि कुल मिलाकर बात यह है 2018 से अभी तक जो भी क्रॉप्स के लिए सरकार एमएसपी देती आई थी, इस टेक्निकल अंग्रेजी का मतलब ये, उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है. क्योंकि अच्छा, ये 2018 से लेकर अभी तक ये क्यों बढ़ा दिया गया होगा सरकार ने? भाई महंगाई भी तो हो गई है ना, महंगाई भी तो हो गई है ना. मंडी में कोई किसान अपना गल्ला, जो मैंने अभी वर्ड यूज करा सबसे देसी वर्ड गल्ला, या फिर जो हार्वेस्टेड जो क्रॉप है वो उसको नहीं बेच पा रहा, ही और शी शुड हैव अ ऑप्शन टू फॉल बैक ना, कि वो किसकी गोदी में फॉल बैक करेंगे? सरकार की गोदी में. और सरकार प्रॉमिस करती है एमएसपी देने का. इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इस प्राइस को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है 2018 से लेकर अभी तक. उसके बाद दूसरा पॉइंट, कंटिन्यूड ग्रोथ हुई है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में टू एग्रीकल्चर सेक्टर. ये हमने अभी तक देखा, बहुत अच्छे से देखा. और इसके लिए जो खास तरीके से जो वर्क करा है वो करा है पैक्स ने, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ ने. फिर 315.7 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है. तो देखो ये चीज़ क्या दिखाता है, ये चीज़ क्या दिखाता है, इसको ले जाओ यहाँ पर, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है. और ये चीज़ दिखाता है हमारे बफर स्टॉक को, बफर स्टॉक को. मतलब ये इतना प्रोड्यूस हुआ है, चलो ठीक है जा रहा होगा, लेकिन ये हमारे बफर, इसमें इससे काफ़ी कोई बफर स्टॉक का पार्ट भी तो बनेगा, क्योंकि बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखना है, रूल है ना सरकार के लिए. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा उठा कर बफर स्टॉक के अंदर डाल दिया. जनता के खाने के बाद बहुत सारा, कुछ मिलियन अमाउंट तो बचेगा ना, शायद मिलियन टन अमाउंट कुछ तो बचेगा ना बफर स्टॉक में डालने के लिए, है ना. ये फूड सिक्योरिटी का पार्ट है पूरा का पूरा, ये वाला पॉइंट. उसके बाद लगभग 11 करोड़ 11.3 करोड़ फार्मर जो हैं वो पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत कवर्ड है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट. ये हम पढ़ेंगे समरी में डिटेल में कि क्या है स्कीम. उसके बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो गई फसलों की, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट और कम्युनिटी फार्म्स, ठीक है, ये सब स्टैब्लिश करे गए. बेसिकली गोडाउन जहां पर किसान अपने अनाज वगैरह को रख सके, कोल्ड स्टोरेज फर्म्स, कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन, इन सबको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारा का सारा सपोर्ट जो है ये सब किसानों के लिए बनवाया गया है, दिया गया है इनको. ठीक है, कितना अमाउंट सेक्शन करके 13,681 करोड़ अंडर AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इतना फंड एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इतना फंड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए एलोकेट करा गया सरकार की तरफ से अभी तक. जैसे गोडाउन बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना. कोल्ड स्टोरेज इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो अनाज है ना वो ख़राब ना हो. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कोल्ड स्टोरेज का, हमारे घर का ही एग्जांपल दे देता हूँ. शाइनी उसको जानते हो, सफल की मटर को जानते हो? मयूर आप तो जानते ही होंगे, दिल्ली में सफल की मटर जो होती है, तो वो फ्रीजर में या फिर बिल्कुल बर्फ़ में जमा कर लोग रखते हैं, है ना. और वो बाजार में, मतलब जो सफल वाले होते हैं स्टोर वाले, वो भी ऐसे ही रखते हैं. मदर डेयरी के भी बूथ होते हैं मयूर दिल्ली के अंदर, वो भी मटर को ऐसे ही रखते हैं बिल्कुल बर्फ के अंदर दबाकर, बड़ी सी जो रेफ्रिजरेटर होती है. या फिर अगर आप सोयाबीन चाप की बात कर लो, वो भी जमे जमाए शाइनी रखे जाते हैं बर्फों के अंदर. ऐसा क्यों करा जाता है? वो खराब ना हो. और ये जो सफल की मटर के पैकेट होते हैं ना, आप इसको 6-6 महीने तक यूज करते रहो फिर भी खराब नहीं होते, क्योंकि फ्रीजर के अंदर जमे जमाए रखे रहते हैं वो. तो कई लोग सब्जी वाली मटर को कौन छीले, उसमें से कैटरपिलर निकलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो सफल की मटर का पैकेट ले आते हैं. मटर पनीर बनाना है, कुछ भी बनाना है तो. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ई-नैम, क्या कह रहे हो मयूर? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम ई-नैम, ये भी पुराना हो चुका है बहुत. अब तो ये स्टैटिक का पार्ट बन चुका है, पहले एक टाइम पे करंट अफेयर था. लगभग इसके अंतर्गत 1.7 करोड़ फार्मर्स को कवर कर रखा है एंड 2.39 लाख ट्रेडर्स को, जो कि एग्रीकल्चर सामान की व्यापार करने के अंदर इन्वॉल्व है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना. और हो गया हमारा ये वाला हाईलाइट्स वाला चैप्टर. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कुछ पूछना है?
कुछ कुछ स्कीम्स और चीज़ों का मतलब, ये वाला पॉइंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में तो मैंने सबसे डिटेल में बात करी। बताओ बताओ। हाँ ये नहीं नहीं, इंडस्ट्रीज वगैरह ने मशीन्स वगैरह भेजी हैं एग्रीकल्चर में, और इसके लिए एक हायर पॉइंट बता दूं, पूरी चीज़ें कवर हो जाएगी। एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट बोल दूं इसका, जाकर एपेक्स पॉइंट पे, मतलब मैं आपको सोच रहा था कि 6 क्लास पे लेकर जाऊं, लेकिन चलो मैं अब आपको पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ लेकर जाता हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है ना, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी। अब आ गया बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, सुना है इन सब के बारे में? ये मतलब इसके बहुत रूप हैं, टेक्नोलॉजी देना, मैंने बेटोल्ट की बात कर ली, पटेटो की बात कर ली, ये सब की बात कर ली। इसका मैंने आपको पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट तक के जो लेवल की बात बतानी थी ना, इसके बियॉन्ड कोई लेवल होता ही नहीं है। फिर इसके बाद तो ये हो सकता है कि रोबोट ले आओ एग्रीकल्चर के अंदर, वो तो अभी नहीं होने वाला 100 साल तक, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताई ना, आलू वाला एग्जांपल को कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये टर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा अभी, ये पता है, मैं सबके लिए हाथ से चल रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा। यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो आलू वाली बात बताई मैंने, मैकडोनल्ड वाली और वो वाली, सुना होगा बीटी ब्रिंजल बीटी कॉटन। और इसके ऊपर यूपीएससी में लगातार 2018-19 में क्वेश्चन है, 20 में भी क्वेश्चन है ना। बताओ, कोई दिक्कत? और बता दूंगा यार, ये देखो मैंने पहले ही छूटते ही बोल दिया था, देखो मैं ना आप लोगों को परेशान करना ही नहीं चाहता। जो चीज़ मैंने छूटते ही बोल दी है कि देखो, चैप्टर इस टॉपिक को पढ़वाया भी नहीं था, आलू की बात करी भी नहीं थी, मैकडोनल्ड की बात करी भी नहीं थी, मैंने छूटते ही बोल दिया था मेंस जीएस पेपर 3 का पार्ट है। इसके लिए पूरी, आपको पता है आप लोगों को एक मजाक की बात बताऊं मैं, सीबी सचदेवा और पूरी की पूरी नितिन सिंघानिया जो है वो करने के बाद, नितिन सिंघानिया का 4th एडिशन भी आने वाला है, आ ही जाएगा अगले महीने तक, ठीक है। वो भी मैं अपडेटेड आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बच्चों को बता दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे है, ये बजट है, पीटी 35 है। आपको क्या लगता है इतना करने के बाद जीएस पेपर 3 का कितना पोर्शन कवर हो जाएगा आपका? जितने इकोनॉमी के 10 टॉपिक गिवन है वहाँ पर, कितना कवर हो जाएगा इतने करने के बाद? सीवी सचदेवा, नितिन सिंघानिया का लेटेस्ट एडिशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और पीटी 35 और मेन्स 365, कितना कवर हो जाएगा आपका जीएस पेपर 3 का सिलेबस? एनी आइडिया परसेंटेज? सारी हो जाएगा ना ईशा? 5% होगा मेन्स का सिलेबस इसके बाद। पता है सीरियसली, पता है क्यों? वो जितने टॉपिक्स हैं ना वो सारे नए हैं, वो नितिन सिंघानिया में नहीं गिवन है। स्टैटिक सोर्स, वो स्टैटिक का ही पार्ट है, लेकिन वो स्टैटिक जो कि रेगुलर सोर्सेज, बाजारी सोर्सेज में नहीं है। कहां से कवर होगा वो? तो ये वाली बातें तो सिर्फ फाउंडेशन कोर्स के बच्चों को ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।